सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के डिफरेंस के बारे में बात की थी। और आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है उसको सीखना है और उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। भाई आप देखो, अगर ये आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज सीख रहे हो, आप इसे एक स्टोरी की तरह सोचो। ठीक है ना, एक स्टोरी की तरह अगर आप ट्रीट करते हो उसको, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है ना, स्टोरी किस तरह से है, मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। राइट, इस तरह से आप समझो कि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज कहानी समझने के लिए बेटा एक बार आपको थोड़ा सा स्टोरी में बताऊंगा, बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, यहां पे ये समझो कि यहां पे एक इंसान है। राइट, एक इंसान है और यहां पे एक इंसान है। दो बंदे हैं यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बंदा यहां पे सेलर है और एक है यहां पे बायर। एक सेलर है और एक बायर है। ये जो सेलर है, इसका नाम मान लो हम लोग ए ले रहे हैं, इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। ए ने क्या किया, बी के को कुछ सामान सेल किया। यहां पे ए ने बी को सामान सेल किया, तो यहां पे मान लो क्रेडिट सेल हुआ है। क्रेडिट सेल हम लोग क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्रेडिट सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे ए जब बेच रहा है बी को सामान, तो बी उसे पैसे उसी वक्त नहीं दे रहा, इसलिए हम लोगों ने कहा क्रेडिट सेल। तो ए ने क्रेडिट सेल किया बी को। बी बोला कि आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ, आप मुझे 3 महीने के लिए टाइम दे दो, मैं 3 महीने बाद आपके पेमेंट कर दूंगा। ये किसने कहा, बी ने, बायर ने इसे ए को कहा। तो भाई ए ने सोचा कि ये तो हमें 3 महीने बाद देगा, तो अगर अचानक मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई और कुछ जरूरत आ गई तो मैं क्या करूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको 3 महीने के टाइम देता हूं। मान लो ये सेल का जो डेट था वो 1 जनवरी 24 था। राइट, तो सेलर ने कहा बायर से कि देखो भाई, आप 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करोगे, दैट्स फाइन, आप 3 महीने बाद पेमेंट करो, बट मैं एक बिल बनाता हूं जहां पे मैं लिखूंगा, वो सारी चीजें लिखी रहेंगी कि आपको मैं कितने का सेल कर रहा हूं और आप मुझे पेमेंट कब करोगे, और उसे आपको मैं दूंगा, आपको उसे साइन करना है और साइन करके मुझे वापस दे दीजिएगा, वो बिल वो मेरे पास आ जाएगा। तो ए ने क्या बनाया, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जहां पे सारे डिटेल्स लिखे होंगे कि मान लो यहाँ पे सेलर ने 10,000 रुपए का सेल किया है बी को, तो यहाँ सारा डिटेल लिखा होगा कि इतने का सेल किया गया है और ये बंदा 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। राइट, अब 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। इसको किसने बनाया है, सेलर ने बनाया है। इसको जो बनाया है इसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल। और इसे कौन ड्रॉ कर रहा है, कौन बना रहा है इसे बनाता है सेलर। तो इसीलिए सेलर को हम लोग ड्रॉयर भी बोलते हैं, ड्रॉयर ऑफ बिल भी बोलते हैं। राइट, अब ये बिल क्या किया, इसने बनाया, बनाने के बाद ये बिल किसको दिया, बी को। बी ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना था। राइट, और एक्सेप्ट करने के बाद ये वापस किसको दे देगा, ए को दे देगा। ये जो बिल बी ने एक्सेप्ट किया, बनाया किसने था, ए ने, जिसे हमने ड्रॉयर कहा। किसके लिए बनाया था, बायर के लिए। तो बायर के लिए इसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये टर्म्स याद रखना बेटा, ड्रॉई। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, ड्रॉई क्या होता है, बट फिर भी अभी हम लोग जान लेते हैं। किसने एक्सेप्ट किया है, बी ने एक्सेप्ट किया है। ये बी के लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, बिल्स पेबल। आया समझ में कि नहीं है। और ए के लिए क्या बन जाएगा, सेलर के लिए क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। अब देखो, मान लो ये सेल हुआ था 1 जनवरी 24 को। कितने महीने के लिए बिल बना है, 3 महीने के लिए बना है। तो मान लो ये आपका डेज है, ये मंथ है और ये ईयर है। ये सभी को क्लियर है बेटा। 3 महीने के लिए बिल बना है, तो ये मंथ के नीचे आप 3 महीने लिख लो और डेज में यहां पे और 3 दिन आप ऐड कर लो। ये सर 3 दिन और क्यों ऐड हुआ है, जब भी आप बिल ड्रॉ करते हो हमेशा
बिल में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होता है जब आप उसकी मेच्योरिटी डेट निकालते हो। मेच्योरिटी डेट और ड्यू डेट क्या होता है अभी बताते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, बिल 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ क्योंकि सेल इसी दिन हुआ था और ड्रॉ भी इसी दिन बिल हुआ था, राइट। 3 महीने के लिए बना था, 3 महीने के लिए बिल तैयार किया गया था, 3 दिन ग्रेस दिया गया, तो 4 अप्रैल 24 ये आपका ड्यू डेट हो जाएगा। ड्यू डेट मतलब मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है, मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है बच्चों, मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल का मतलब होता है जिस दिन बी ने माना है कि वो पेमेंट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जितने महीने के लिए बिल बना है। तो 3 महीने के लिए बिल बना था, 3 दिन ग्रेस रहा, तो मतलब 4 अप्रैल 2024 को वो डेट आएगा जिस दिन बी ने पेमेंट करने के लिए कहा है। आया समझ में बच्चों। तो ये हमने देखा बिल जैसे आ गया, किसके पास आ गया, मान लो सेलर के पास आ गया। मान लो ये बिल आया है 1 जनवरी 24 को, किसके पास बिल आ गया है, ए के पास आ गया है। अब ये बिल 3 महीने तक बी इंतजार करना होगा क्योंकि पेमेंट तो बी 3 महीने बाद ही करने वाला है, राइट। तो इसीलिए यहां पे ये जो 3 महीने तक बिल किसके पास है, तो वो 3 महीने तक क्या बिल अपने पास ही रखेगा या उसके साथ और भी कुछ कर सकता है, जैसे वो चीज हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो बिल आ गया ए के पास, तो बिल क्या क्या कर सकता है, ए क्या क्या कर सकता है सॉरी बिल के साथ, वो हमें जानना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे इसके पास बिल आया, ए के पास उस बिल के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन मतलब यहां पे बच्चों ये हुआ, पहला ऑप्शन रिटेंशन ऑफ बिल, रिटेंशन ऑफ बिल। दूसरा ऑप्शन होता है बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड। तीसरा ऑप्शन होता है बिल इंडोस्ड, बिल इंडोस्ड। और चौथा ऑप्शन होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। अब इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बिल आ गया किसके पास, ए के पास। आज डेट कितनी है, मान लो जिस दिन बिल आया है 1 जनवरी, इसकी ड्यू डेट कब होने वाली है बच्चा, 1 अप्रैल। तो बिल तो अभी जो बिल एक्चुअली में पेमेंट रिसीव होगा बी से, वो मिलेगा कितना तारीख को, 4 अप्रैल को, राइट। तो पहला काम क्या कर सकता है, इन चारों ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप बिल के साथ, एनी वन ऑप्शन राइट नाउ, किस डेट में, जिस दिन आपको बिल मिला है, आप ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, राइट। पहला ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ बिल। रिटेंशन ऑफ बिल का मतलब होता है कि ए ने क्या किया, जैसे ही ए के पास बिल आया, ए अपने वाइफ के पास गया, ए अपने वाइफ के पास गया और वाइफ से बोला, ए किसके पास गया बच्चों, वाइफ के पास, और ए ने किसे कहा, अपनी वाइफ से कहा, बहन इसको रख दो, सॉरी बहन नहीं ए ने अपने वाइफ से कहा कि इसको ले जाओ और कबर्ड में रख दो, कबर्ड में इसको रख दो, और 3 महीने बाद इसको मेरी को जरूरत पड़ेगी, 3 महीने बाद ये बिल निकालना, तब मैं इस बिल को लेके जाऊंगा बी के पास और उससे अपने पैसे ले आऊंगा। इसको बोलते हैं बच्चा रिटेंशन ऑफ बिल। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमको जानना है कि जैसे ए के पास बिल आता है, बिल के साथ ए क्या कर सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि आज के डेट में उसको देखो, बिल यहां पे 1 जनवरी 24 को इसके पास बिल आ गया है। अब इसको जरूरत तो पड़ेगी 3 महीने बाद, 4 अप्रैल 24 को। तो यहां पे इस डेट में वो 4 चीजें कर सकता है। वही मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों कि इस डेट में उसके पास बिल को क्या कर सकता है, वो उसके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। इन चारों में से वो कुछ भी कर सकता है। पहला ऑप्शन वही जैसे मैंने कहा, रिटेन कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, तीसरा क्या कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, और चौथा सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है। ये 4 ऑप्शन है इसके पास, क्योंकि बिल की जरूरत तो पड़ने वाली है 3 महीने बाद, अभी वो 3 महीना आया नहीं है, राइट। तो उसके पहले बिल के साथ क्या क्या हो सकता है, ये समझने की जरूरत है, राइट। तो पहले मैंने क्या कहा बच्चों भी, कि हो सकता है बिल अपनी वाइफ को, ए क्या करे, अपनी वाइफ को बिल दे दे और उसे बोले ले जाके कबर्ड में रख दो और 3 महीने बाद जब मैं बिल मांगूंगा तो आप मुझे देना, मैं जाके पेमेंट बी के पास से ले आऊंगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है बिल डिस्काउंटेड। इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ए ने बिल ए के पास आ गया
और जिस दिन बिल आया अचानक उसे पैसे की जरूरत हो गई। एक अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं। जैसे मान लो ए को तुरंत पैसे की जरूरत हो गई, और कैसे जरूरत पड़ी, मान लो यहां पे ए है, दिस इज ए, राइट। ए को अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। ए की वाइफ ने, ए की जो वाइफ है, यहां पे देखो ये वाइफ है, समझ लो ये वाइफ है, राइट। वाइफ आके अपने हस्बैंड से, ए से बोलती है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 10,000 रुपए। क्या बोलती है? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। देखो भाई, मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और मुझे अब दूसरी शादी करनी है, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ए बहुत परेशान होता है, मजबूर होकर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 देता हूं, जाओ तुम अपना शादी कहीं और कर लो। ए अचानक क्या करता है, बैंक के पास जाता है। किसके पास जाता है? बैंक के पास। कौन सी डेट में बच्चा? जिस दिन उसको बिल मिला है, 1 जनवरी 24 को। अचानक एक किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है, और बैंक से बोलता है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, आप ये बिल ले लो, और 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा तो आप मिस्टर बी से जाना और ये बिल देकर पैसे ले लेना। लेकिन आज मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है, आप प्लीज मेरा हेल्प कर दो, मेरा घर टूट रहा है, तो टूटने दो, जाने दो एटलीस्ट, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो ए ने क्या किया, बैंक से बहुत रिक्वेस्ट की। बैंक बोला अच्छा ठीक है। बैंक ने कहा चलो मैं आपको 9,500 रुपए देता हूं, क्योंकि मैं 500 रुपया काटूंगा, मैं पूरे पैसे आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बिल ले रहा हूं 1 जनवरी 24 को, मैं आज के डेट में आपको पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे पेमेंट जो बी से मिलेगा वो 3 महीने बाद मिलेगा। तो बताओ 10,000 मैं आज आपको दूं और 3 महीने बाद जाके 10,000 रुपया कलेक्ट करूं, तो ये तो मैं पागल नहीं हूं, मैं बिजनेस करने बैठा हूं। तो उसने कहा इसलिए मैं 500 रुपए आपको कम दूंगा, राइट। और वो 500 रुपए जो बैंक ने काट लिया उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने रुपए बैंक ने काट लिए? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब देखो इस तरह से बैंक ने किसको पैसे दे दिए? ए को दे दिए। तो देखो ए को पैसे आज ही मिल गए, जबकि अगर बी से पैसे लेता हो तो 3 महीने बाद मिलते। तो जब आपके पास पैसे नहीं हो, पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास जाओ, बैंक अपना कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा और काटने के बाद आपको पैसे दे देगा ऑन द सेम डे। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये भी आपको समझ में आ गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, राइट, ये मिस्टर बी है, ध्यान से देखिएगा, ये है बी और ये है ए। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे आपको दिखेगा ये ए है, ये बी है, राइट। और यहां पे कोई एक और बंदा है जिसका नाम है सी, राइट। सी ने सेल किया था ए को, मान लो 10,000 रुपए का, और इसने इसको सेल किया था 10,000 का बी को, राइट। और बी ने क्या दिया था इनको? बिल रिसीवेबल दिया था, कितने का? 10,000 रुपए का। अब ये जो सी है ए के लिए क्या है बच्चों? क्रेडिटर है। क्रेडिटर है, क्यों है क्रेडिटर? क्योंकि ए ने सी से गुड्स खरीदा था, तो यहां पे सी क्रेडिटर हो गया किसका? ए का। अब सी बार बार 2 महीने पहले उसने सी ने बेचा था ए को सामान, और वो हर महीने पैसे, हर 2 दिन 4 दिन बाद ए से पैसे मांग रहा है, ए उसके पैसे दे नहीं रहा है, राइट। तो मान लो ए उसका क्रेडिटर है, सॉरी सी उसका क्रेडिटर है, ए से उसको पैसे लेने हैं। अचानक जैसे ही सी को पता चला कि ए ने सामान बेचा है बी को, तो सी क्या किया? ए के पास आया और ए से बोला भाई मेरा जो पहला का पैसा है वो आप मेरा पैसा दे दो। तो ए ने कहा देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक बिल है, जो मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, बी से मिला है, जिसका ड्यू डेट 3 महीने बाद आएगा, उसके अलावा मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। क्रेडिटर ने कहा अच्छा भाई ठीक है, एक काम करो, आप जो बिल आपने बी से लिया है वही बिल मुझे दे दो, 3 महीने बाद मैं जाकर पेमेंट बी से ले लूंगा। तो यहां पे ये जो ए है अपने क्रेडिटर को बिल उठा के 10,000 रुपए का दे देता है। किसको दे देता है? अपने क्रेडिटर को। तो जब मिस्टर ए बिल उठाकर अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, उसको बोलते हैं बच्चा इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो आई होप कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब भी समझ में आ गया।
अब चौथा आता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये भी समझ लेते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन का क्या मतलब होता है। बिल फॉर सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है बच्चा कि अब मान लो ए यहां पे है, ध्यान देना बच्चों, अगर ये ए है और यहां पे मान लो बी है, दिस इज बी, इसने इसको सामान सेल किया था, बी ने, ये ए है ये बी है, इसने क्या किया, बी आर दे दिया। अब इसके पास बी आर आ गया है, कितने का, 10,000 रुपीज का। जब इसके पास 10,000 का बिल आ गया, अब इसको लगता है मिस्टर ए को कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, 3 महीने बाद मैं भूल जाऊंगा या याद नहीं रहेगा, तो वो बैंक के पास जाता है। किसके पास जाता है, बैंक के पास। और बैंक को क्या करता है, ये बिल उठा के बैंक को दे देता है और बैंक से बोलता है कि जब 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ आप क्या करोगे, जैसे ही मेरा ड्यू डेट आएगा आप बी के पास जाओगे और उससे मेरे पैसे लोगे, यू टेक माई मनी, रुपीज आप मेरा लोगे और लाके वापस मेरे अकाउंट में डाल दोगे, राइट। तो यहां पे बैंक तुम्हारे लिए क्या काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। फिर सवाल उठेगा सर ये बैंक करता है, हाँ बैंक तुम्हारे लिए करेगा बेटा, बिकॉज यू आर द जेन्युइन कस्टमर ऑफ द बैंक, आपके बैंक से ज्यादा अच्छे रिलेशन है, आप नॉर्मल लॉन्ग टर्म बहुत सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के साथ करते हो, तो बिजनेस कैन डू दैट, परफॉर्म दिस सर्विस फॉर यू। तो यहां पे बैंक क्या करेगा, तुम्हारे लिए जब ड्यू डेट आएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यू डेट, बच्चों ध्यान देना, जब आपका ड्यू डेट आएगा वो किसके पास जाएगा, पहले बैंक विल गो टू मिस्टर बी और वहां से वो पैसे लेगा और लाके आपके अकाउंट में डाल देगा। आया समझ में कि नहीं है, इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, यहां तक हमने समझ में आया। पहला हमने देखा कि पहले बिल सेल हुआ, सेल होने के बाद बी आर ड्रॉन हुआ, बी आर ड्रॉन होने के बाद जैसे ही बिल आ गया के पास, उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको गारंटी माननी पड़ेगी, इसलिए आप इसको भी ध्यान देना। जैसे ही ये ऑप्शन आपने खत्म कर लिया, अब बेटा 3 महीने बाद अब ड्यू डेट आएगा, तो ड्यू डेट में क्या होगा, अब ये ड्यू डेट जब जैसे ही आएगा तो अब पेमेंट के लिए बी के पास जाया जाएगा, राइट। तो पेमेंट के लिए जब जाया जाएगा तो आप यहां पे देखोगे, या तो या तो बी पेमेंट करेगा या तो बी पेमेंट नहीं करेगा। हो सकता है बी ने पेमेंट कर दिया, अगर बी पेमेंट कर देता है, अगर बी पेमेंट कर देता है उसको बोलते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, ऑनर्ड। और अगर बिल पेमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं बेटा डिसऑनर ऑफ बिल। ऑनर्ड होने पे कहानी यहीं पे एंड हो जाएगी, मूवी इज एंड नाउ। लेकिन अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो अब आगे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, और आएगी। तो चलो इसके हिसाब से देखते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, ऑप्शन के बाद पहले हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि नॉर्मली सेल हुआ है, पहला चीज हमने देखा सेल हुआ, दूसरा में हमने देखा बी आर आया, राइट, 2 चीजें हमने देखी। तीसरा आपको ध्यान देना है ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगी, जैसे बिल ए के पास आएगा उसे देखना है कि बिल के साथ क्या हुआ है। फिर जैसे ही आएगा चौथा ऑप्शन, चौथा में क्या होगा, ये आपका मेच्योरिटी आएगी, और जब मेच्योरिटी आएगी तो या तो आपके बिल ऑनर्ड होंगे या तो बिल डिसऑनर्ड होंगे। तो पहले हम सोचते हैं कि अगर बिल ऑनर्ड होता है, अभी ध्यान देना बच्चों, अगर बिल ऑनर्ड होता है मतलब पेमेंट भी दे रहा है। अब देखो, अब यहां पे ये डिपेंड करता है कि जिस दिन बिल पेमेंट हो रहा है, ऑनर्ड हो रहा है, ये डिपेंड करता है बिल किसके पास था। तो जैसे ही बिल ऑनर्ड होगा, सबसे पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन क्यों आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए बच्चों को, आपको ये पता होना चाहिए कि बिल किसके पास था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि वही पेमेंट बिल के लिए बी के पास जाएगा लेने के लिए। आई होप अंडरस्टूड एवरीबॉडी। जैसे बिल ऑनर्ड होगा तो पहले चीज आपको ध्यान देना है बच्चों की ऑप्शन क्या है, बिल किसके पास था। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको गारंटी पास करने में आसानी होगी। पहला ऑप्शन ये देखना है कि क्या बिल रिटेन था, अगर वो बिल रिटेन था, क्या वो डिस्काउंटेड था, क्या वो बिल इंडोर्स था, या वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन था। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में या तो बिल रिटेन करा होगा, या तो आपने बिल को डिस्काउंट करा होगा, या तो आपने इंडोर्स किया होगा, या तो कलेक्शन के लिए भेजा होगा। इन चारों में से कहीं तो होगा बिल। अब जब बिल ऑनर्ड होगा तो उस समय में जिसके पास बिल होगा मैच्योरिटी डेट में वही पेमेंट लेने जाएगा। तो जैसे ही आप ऑनर्ड की एंट्री मारते हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपने यूज किया था। अगर आपने ऑप्शन रिटेन किया था, अगर बिल आपने रिटेन करा था, तो ये आप जान लो
कि पेमेंट लाने ए के पास कौन जाएगा, सॉरी पेमेंट लाने बी के पास कौन जाएगा, ए जाएगा। तो ए के हिसाब से एंट्री हमें करनी है। दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो आपने पहला ऑप्शन नहीं लिया था, यू हैव नॉट चूज द फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं किया देन यू माइट हैव टेकन द सेकंड ऑप्शन। अब जब आपने सेकंड ऑप्शन लिया था इसका मतलब क्या है, आपने बिल को डिस्काउंट करा था। तो जब अगर आपने बिल को डिस्काउंट किया था तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द डे ऑफ मैच्योरिटी वो बिल किसके पास रहा होगा, आपके क्रेडिटर के पास रहा, सॉरी बैंक के पास रहा होगा, क्योंकि आपने बैंक से डिस्काउंट कर लिया था। आपने तो अपनी वाइफ की शादी के लिए पहले से पैसे लेके रखे हैं, तो बिल किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था। तो अब यहाँ पे पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे बैंक के पास था और बैंक पेमेंट लेने के लिए जाएगा बी के पास। समझ में आ गया नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको ध्यान देना, अगर ये आपने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन चूज नहीं किया तो आपने थर्ड ऑप्शन चूज किया होगा, और थर्ड ऑप्शन में क्या था, इंडोज था। इंडोज का मतलब है आपने बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया था, बिकॉज आपका ड्यूज बचा हुआ था, बहुत दिन से पैसे आपके क्रेडिटर मांग रहा था, तो आपने क्या किया, अपने बिल को इंडोज कर दिया, किसे, अपने क्रेडिटर को। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन आपकी मेच्योरिटी डेट है उस दिन आपका बिल आपके क्रेडिटर के पास, जो जिसका नाम मैंने सी रखा था, तो उसके पास था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे बिल किसके पास था, सी के पास, और पेमेंट लाने कौन जाएगा, बी के पास, सी जाएगा, राइट। चौथा ऑप्शन क्या था बच्चों, हम लोगों ने देखा, अगर आपने इसको भी फॉलो नहीं किया, अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए रखा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो इसका मतलब है आपका जो बिल था वो बैंक के पास था, पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा बी के पास, और वो जाके पैसे कलेक्ट कर लेगा। ऐसे में कि नहीं है बच्चों। अब ध्यान देना बेटा, कुछ चीज और मैं बता दे रहा हूं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी भी। अब देखो, जब आपके पास रिटेन बिल था, राइट बच्चों, तो आप खुद पैसा लाने गए थे, राइट। तो जब आप पैसा लाने जाओगे तो आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, राइट, तो आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, उसके हिसाब से एंट्री हम लोग मारेंगे बाद में, ठीक है ना। अगर बिल डिस्काउंटेड था तो पेमेंट बैंक बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक के पास जब बिल था तो पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा, और बैंक को जब पैसे मिल जाएंगे तो वो अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, बट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसने तो पैसे पहले से पैसे दे दिए थे, राइट। तो आपके बुक में उसकी कोई अब एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ए के बुक में, राइट। तीसरा केस में अगर इंडोस था तो मतलब क्रेडिटर के पास बिल था और पेमेंट लाने वो जाएगा, तो क्रेडिटर को पैसे उसके मिल गए तो वो अपना खुश, आप अपने घर में खुश, तो ए की बुक में यहां पर भी कोई एंट्री नहीं होती है, राइट। और जब बैंक, आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था तो पेमेंट बैंक लाने गया था, और जब बैंक लाने गया, बैंक को जब पैसे मिले उसने लाके आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है, तो ए की बुक में यहां पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। ये किसके बुक में मैं बता रहा था, ए के बुक में। यहाँ पे ए की बुक में कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे ए के बुक में कोई एंट्री नहीं, और यहाँ पे ए के बुक में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आगे मैं गारंटी बताऊंगा तो पूरा डिटेल में और जाएंगे, ये जस्ट मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूं एग्जैक्टली बिल ऑक्शन में होता क्या है, राइट। तो मैंने क्या कहा बच्चों, अगर बिल ऑनर्ड होता है तो आपको इसके हिसाब से सोचना है। तो मान लो अगर बिल ऑनर्ड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, और अगर बच्चों डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसके हिसाब से गारंटी माननी पड़ेगी। अब इन दोनों में से चाहे वो ऑनर्ड हो या चाहे वो डिसऑनर्ड हो, दोनों तो नहीं हो सकता बच्चा, एक बिल के साथ पैसा मिला भी नहीं मिला भी ऐसा तो नहीं हो सकता, आइदर इट विल बी ऑनर्ड और आइदर इट विल बी डिसऑनर्ड। अगर ऑनर्ड होता है तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे, अगर डिसऑनर्ड होता है तो उसके हिसाब से सोचेंगे। चलिए मान लें कि हमारा बिल ऑनर्ड नहीं हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या करेंगे, तो इसको भी ध्यान दो बेटा। अगर मान लो बिल आपका डिसऑनर्ड हुआ, और मैं लिख दे रहा हूं कि दोनों में से एक ही होगा, मैं इसलिए 4 ही लिख रहा हूं, आपको समझ में आया। अब मान लो बच्चा आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया, इसको भी ध्यान देंगे। अगर आपके बिल यहां पे डिसऑनर्ड हो रहे हैं तो यहां पे जैसे ही डिसऑनर्ड होगा फिर आपको देखना बच्चों, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, मैच्योरिटी डेट में या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा, और जहां पर भी हो, जिसके पास भी हो, तो देखना पड़ेगा कि बिल किसके पास है। तो जो बिल जिसके पास होगा उसके हिसाब से हमें गारंटी मारनी है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो चाहे ऑनर्ड हो या चाहे डिसऑनर्ड हो, जैसे ही होगा आपको ऑप्शंस के बारे में सोचने हैं, राइट। तो यहां पे देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन, ये बिल किसके पास था, राइट। जिसके पास भी बिल होगा पेमेंट लेने वही जाएगा, और पेमेंट लेने जब वो जाएगा तो उसके हिसाब से ही हमें गारंटी मारनी है। अगर मान लो ये बिल रिटेन था, अगर ये बिल बेटा रिटेन था तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए के पास बिल था,
किसके पास था? ए के पास। अगर ये बिल डिस्काउंटेड था, अगर ये बिल डिस्काउंटेड था तो किसके पास बिल था? बैंक के पास था। ध्यान में रखना बच्चों, ये बी के मैं लिखता हूं मतलब बैंक है। अगर ये बिल इंडोस था, इंडोस बिल था, तो याद रखना बच्चा ये बिल किसके पास था? आपके क्रेडिटर के पास, जिसका नाम मैंने सी रखा था। और अगर ये बिल डिस्काउंट कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन था, सेंड फॉर कलेक्शन, ध्यान में रखना, सेंड फॉर कलेक्शन था, मतलब ये बिल किसके पास था? बैंक के पास। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के समय आपका बिल चाहे रिटेन्ड हो सकता है, चाहे डिस्काउंटेड होगा, चाहे इंडोस होगा, चाहे सेंड फॉर कलेक्शन होगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो मान लीजिए अगर वो बिल आपने रिटेन करा था, मान लो यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे मैंने कहा अगर आपने बिल रिटेन करके रखा था तो मेच्योरिटी के टाइम में लाने कौन जाएगा? ए जाएगा। ध्यान देना, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताना बच्चों। अगर बिल डिस्काउंटेड था तो बिल किसके पास था? ध्यान देना, ये डिस्काउंटेड था तो बैंक के पास था, तो पेमेंट लाने बैंक जाएगा। अगर बिल इंडोस था तो बिल किसके पास था? आपके क्रेडिटर के पास था, देखो यहां पे, तो पेमेंट लाने भी क्रेडिटर जाएगा। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो वो बताइए आपके बैंक के पास था, तो कलेक्शन करने बैंक जाएगा। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा था। तो अगर आपका बिल डिसऑनर्ड हो रहा है और आपका बिल रिटेन था बच्चों, तो वो मिस्टर ए के पास था, तो पेमेंट लाने यहां कौन जाएगा? ए लाने जाएगा पेमेंट किसके पास? बी के पास। आया समझ में कि नहीं है बच्चों एवरीबॉडी? अगर ये बिल डिस्काउंटेड था, बिल किसके पास था? बैंक के पास था, पैसे लाने कौन गया? बी के पास, बैंक जाएगा, राइट? उसके हिसाब से हमें एंट्री माननी होगी। अगर बिल आपने इंडोस करा था अपने क्रेडिटर को, तो बेटा पैसा लाने कौन जाएगा? बी के पास, सी जाएगा, आपका क्रेडिटर जाएगा, तो उसके हिसाब से एंट्री माननी होगी। और अगर आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बैंक के पास था, और पैसा लाने कौन जाएगा? आपका बैंक जाएगा, उसके हिसाब से एंट्री माननी होगी। तो हमेशा याद रखना बच्चा, आपके पास चाहे ऑनर्ड हुआ हो बिल या डिसऑनर्ड हुआ हो, दोनों में से अगर दोनों में से कुछ भी होगा तो पहले आपको ऑनर्ड में भी ऑप्शन देखने हैं, डिसऑनर्ड में भी ऑप्शन देखने हैं। और उसकी जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे, अगर रिटेन बिल होगा तो आपके दिमाग में जहन में आना चाहिए कि ए के पास बिल है और पेमेंट लेने ए जाने वाला है। अगर बिल डिस्काउंटेड था तो बिल आपका बैंक के पास था, तो पेमेंट लेने बैंक जाने वाला है। अगर वो बिल आपका इंडोस था तो मतलब आपने सी को दिया था बिल, पेमेंट लेने सी जाएगा। और अगर आपने सेंड फॉर कलेक्शन किया था तो बैंक के पास था, पेमेंट लेने बैंक जाएगा। उसके हिसाब से हमें एंट्री मारनी है। ओके, जैसे ही डिसऑनर्ड हो जाएगा, अब देखो बच्चा एक चीज और ध्यान में रखना, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें पहला क्या करना है। पहले आपने देखा कि हमने सेल किया, राइट? पहले सेल किया, बी आर ड्रॉन हुआ, फिर आपने देखा ऑप्शन, उसके बाद आपने ऑप्शन देखा, उसके बाद आपने क्या देखा बच्चा? या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा। ऑनर्ड होने से कहानी यहीं पे एंड हो जाएगी, लेकिन डिसऑनर्ड होने से आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब जैसे बिल डिसऑनर्ड होता है तो बिल जिसके पास भी होगा बच्चों, एक मन में डर हो जाएगा कि बिल उसने तो डिसऑनर कर दिया, वो आगे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। तो जैसे मिस्टर बी जो बिल को डिसऑनर करेगा, इस बिल को लेके जाया जाएगा एक गवर्नमेंट ऑफिस और जाके वहां पे रजिस्टर्ड कराया जाएगा कि मिस्टर बी के नाम में जो बिल बनाया गया था उसे उन्होंने डिसऑनर किया। तो बिल जैसे ही डिसऑनर होगा, नेक्स्ट स्टेप में, पांचवा स्टेप में बेटा याद रखना, जैसे बिल डिसऑनर होगा, बिल को कहां ले जाया जाएगा? एक गवर्नमेंट ऑफिस, जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं बच्चों? नोटरी पब्लिक। और जैसे ही आप नोटरी पब्लिक में जाओगे, ध्यान देना, नोटरी पब्लिक में जैसे आप जाओगे, वहां जाके अपने बिल को रजिस्टर कराना होगा। वहां पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं बच्चों? नोटिंग चार्जेस। तो यहां पे नोटरी पब्लिक तो ऑफिस का नाम है, बट यहां पे जो आप पे करोगे उसको नोटरी चार्जेस बोलते हैं, राइट? नोटरी चार्जेस के नोटरी पब्लिक में क्यों जाया जाएगा? ताकि उस बिल को लीगल बनाया जा सके, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी लीगल एक्शन मिस्टर बी के अगेंस्ट में लेना है तो लिया जा सके, राइट? तो इसीलिए जैसे बिल डिसऑनर्ड होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? बिल को डिसऑनर्ड होने के बाद उसे नोटरी पब्लिक में ले जाके कंप्लेन किया जाए, रजिस्टर किया जाता है, और वहां पे एक चार्जेस पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। आया समझ बच्चों? अब जैसे ही नोटिंग चार्जेस आएगा,
आपके दिमाग में आना चाहिए कि बिल लेकर जाएगा कौन सा? जो बेटा पेमेंट लेने जाएगा बिल का, वही बंदा जाएगा नोटरी पब्लिक में। बोलेगा सर अच्छा तो 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन मतलब बिल तो मैच्योरिटी के टाइम में, जिस टाइम में पैसा लेने जाने की टाइम थी, 4 लोगों के पास बिल हो सकते थे, तो वो चारों लोग कोई भी जा सकता है, तो उनमें से क्या कोई भी नोटरी पब्लिक में जाएगा? हाँ बच्चों, जब भी याद रखोगे आप, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है और नोटरी पब्लिक में जाया जाएगा, वहां पे नोटिंग चार्जेस जब पे किया जाएगा, वही बिल लेकर नोटरी पब्लिक में जाएगा जो पेमेंट के लिए बिल लेकर गया था। तो इसके लिए हमें फिर से वापस ध्यान देना होगा बच्चों कि हमें यहां पे फिर देखना होगा कि नोटिंग चार्जेस वक्त ऑप्शन क्या था, बिल किसके पास था और पेमेंट लाने कौन गया था। अगर पेमेंट लाने, अगर वो रिटेन बिल था, ध्यान में रखोगे, अगर वो रिटेन था, अगर वो डिस्काउंटेड था, अगर वो इंडोस था, और अगर वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो जिसके पास भी बिल रहा होगा वही पैसे लाने गया होगा बी के पास, और जब पैसे नहीं मिले होंगे तो वही बंदा सीधा नोटरी पब्लिक में जाएगा और बिल को रजिस्टर्ड कराएगा, और वहां पे जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो पे करेगा जो बिल लेने, जो पेमेंट के लिए गया था। तो यहां पे देखो इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। मान लो ये रिटेन था, तो किसके पास था बच्चों? ए के पास था, तो ए के पास था, और पेमेंट लाने कौन गया था? बी के पास ए गया था, तो नोटरी पब्लिक में कौन जाएगा? नोटिंग चार्जेस भी ए पे करेगा। आया समझ में कि नहीं? ध्यान देना। क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा केस क्या था बच्चा? यहां पे बिल किसके पास था? बैंक के पास था, और बैंक पैसे लाने गया किसके पास? बी के पास। तो यहां पे बी ने तो पैसे दिए नहीं, तो बैंक ही क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस जाएगा, क्योंकि नोटिंग पब्लिक में बैंक ले जाएगा और वहां पेमेंट भी बैंक करेगा। तीसरा, इंडोस में किसके पास बिल था बेटा? सी के पास, क्रेडिटर के पास। पेमेंट लाने कौन गया? बी के पास, सी गया है। तो अगर सी को पैसे जब नहीं मिलेंगे तो नोटरी पब्लिक में सी जाएगा और पेमेंट कौन करेगा? सी पे करेगा। और बिल सेंट फॉर कलेक्शन में बैंक के पास बिल था, पेमेंट लाने बी के पास बैंक गया, और अगर बैंक को पैसे नहीं मिले तो नोटरी पब्लिक में बैंक ही जाएगा और वहां पे नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा। आए समझ में बच्चे? यहां तक क्या हो गया? तो हमने देखा 5 स्टेप, हमने आगे क्या सीखना है वो हम लोगों ने सीखा। अब देखो ध्यान देना, जैसे ये नोटिंग चार्जेस हुआ, अब ध्यान दो बच्चों, बी को कहीं से ना कहीं खबर तो मिल जाएगी कि देखो भाई ये लोगों ने तो जाके मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है, नोटरी पब्लिक में चले गए हैं, बिल को रजिस्टर्ड कर दिया है। तो बी दौड़ा दौड़ा ए के पास आएगा। किसके पास आएगा? ए, क्योंकि ए मेन बंदा है जिसको बी ने बिल दिया था, वो और किसी के पास नहीं जाने वाला, वो ए के पास आएगा। ए से बोलेगा भाई देखो आप एक काम करो, जो हुआ गलती माफ करो, मुझे और 2 महीने की मोहलत दे दो, राइट, और 2 महीने के लिए मोहलत दे दो और एक नया बिल मुझे बना दो, राइट। तो यहां पे बी रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसे एक नए बिल बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं बच्चा रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसके बाद आता है सीन में रिन्यूअल ऑफ बिल, याद रखना। और जैसे ही बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, यहां पे 3 चीजें आप जरूर याद रखना, एक होता है सी, और एक होता है आई, और एक होता है एफ, राइट। सी आई एफ का मतलब क्या होता है? जब आएगा ए के पास, कौन आएगा बच्चा? बी आएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि 2 महीने के लिए और एक नया बिल रिन्यू कर दो, तो ए बोलेगा बिल जरूर रिन्यू करूंगा लेकिन पहले सीआईएफ कर लो। बी बोलेगा सीआईएफ क्या होता है भाई? बोला पहले सीआईएफ कर लो। बोला होता क्या है? बोलता है देखो आपको मेरे को 10,000 रुपए देने थे, पहले आप मेरे को कुछ कैश दे दो। तो यहां पे ए ने कहा मैं एक शर्त पे बिल को रिन्यू करूंगा, पहले यू पे मी समथिंग इन कैश, और कम से कम आप मुझे 4,000 रुपए कैश में दे दो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4,000 दिया बेटा, ए कितना भी बोलेगा वो डिपेंड करता है, राइट। तो ए कितने रुपए कैश मिलेगा? 4,000 रुपए कैश मिलेगा। ओके, अब बचा कितना? आके 10,000 में से 4,000 उसने दे दिया, बाकी बच गया 6,000 रुपया। बोला अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो पैसे मेरे बच जाएंगे उसके ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा बच्चों? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आया समझ में कि नहीं है? तीसरा, तब जाके आपका फ्रेश बिल यहां पे तैयार होगा बच्चों। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहला क्या हो सकता है, कुछ अमाउंट पार्टली कैश में पहले ले लेगा ए,
बाकी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तब जाके फ्रेश बिल बनेगा। अब मान लो आपका यहाँ पे फ्रेश बिल जब बन गया 2 मंथ के लिए, फिर से वापस बन गया इस डेट से, तो यहां पे बोलेंगे इसी को बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो 5वां स्टेप के बाद फिर जब मान लो आपका बिल यहां पे रिन्यू हो गया, ध्यान दो, अगर आपका बिल यहां पे बच्चे रिन्यू हो गया, इसको थोड़ा देखते हैं। यहां पे आपका बिल वापस से रिन्यू हुआ। अब कितने महीने के लिए रिन्यू हुआ? 2 मंथ के लिए, राइट? 2 मंथ के लिए वापस रिन्यू हो रहा है। तो मान लो यहां पे जब आपका बिल रिन्यू हुआ बच्चों, जैसे ही यहां पे बिल बन गया, अब मान लो फॉर एग्जांपल 6000 प्लस 100 रुपया आपका जो नोटिंग चार्जेस था, नोटिंग चार्जेस मान लो यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे रख लिया 100 रुपए। ध्यान दो, नोटिंग चार्जेस मान लो आपके 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए देखो 6000 रुपए होंगे, प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के होंगे, अब प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट होंगे। इन सब को ऐड करके एक नया बिल तैयार हो गया। जैसे ये बिल रेडी होगा, बोले सर बिल तो फिर एक नया बन गया, तो क्या फिर से 4 ऑप्शन हो सकते हैं? यस बच्चा, जैसे यहां पे बिल बना, अब ये बिल के साथ फिर से 4 ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो रिटेन हो, चाहे वो डिस्काउंटेड हो, चाहे वो एंडोस्ड हो, और चाहे वो सेंड फॉर कलेक्शन हो। इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके हिसाब से आप फिर से एंट्री मारोगे, राइट? ऑप्शन में अगर फिर से कोई बिल रिटेन होता है तो उसके हिसाब से एंट्री, अगर डिस्काउंटेड होता है तो उसके हिसाब से, इंडोस्ड होगा तो उसके हिसाब से, एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर होता है तो उसके हिसाब से यहां पे एंट्री मारी जाएगी। आया समझ बच्चों? जैसे ये बिल इनमें से कुछ भी हो गया होगा, मान लो इस डेट में इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी हो गया, तो फिर वेट किया जाएगा 2 मंथ मोर मैच्योरिटी पीरियड के लिए, और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आएगा, ड्यू डेट आपका आएगा, वापस से फिर वही सीन आएगा, या तो ऑनर्ड और या तो डिसऑनर्ड। अगर बच्चों फिर से ऑनर्ड हो गया, 6 स्टेप में देखो, बिल अगर ऑनर्ड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? कहानी विल बी, स्टोरी विल बी एंड हियर, यस और नो यहां पे, और डिसऑनर्ड, राइट? अब डिसऑनर्ड होगी तो फिर से वही डिसऑनर्ड की एंट्री मानना पड़ेगा हमें, राइट? लेकिन कब तक? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो सकता है क्या, कि डिसऑनर्ड होने के बाद जो इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब हो जाता है, यहां पे देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है। बी ने बोला आई हैव नो मनी, अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आगे आपको पूरे पैसे नहीं चुका सकता। हो सकता है कुछ परसेंटेज वो आपको देने के लिए तैयार हो, जो उसके पास कैपेबिलिटी हो, और लेकिन बाकी पैसे वो नहीं चुका सकता, तो इसका मतलब है इंसॉल्वेंसी हो जाना। इंसॉल्वेंसी का हिंदी में अगर बोले तो दिवाला निकल जाना। क्या होता है बच्चा? दिवाला या दिवालिया निकल जाना, ठीक है ना? दिवालिया हो जाना, दिवालिया हो जाना, हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना या इंसॉल्वेंसी हो जाना। और यहीं पे जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा, आपकी स्टोरी का बच्चा, इसकी कहानी का यहां पे एंड हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? तो यहां तक हम लोगों ने जो देखा, आपने यहां तक एक समझा कि कैसे कैसे स्टेप होंगे, क्या हमें करने हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और इसमें जाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहां पे देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इसके हिसाब से देखो यहां पे मैंने पूरी कहानी बता दी थी कि देखो मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल किया मिस्टर बी को, राइट? और मिस्टर बी ने पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर बी आर ए ने क्या किया, एक बी आर ड्रॉन बाय मिस्टर ए एंड सेंड टू बी फॉर एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ। और बी के लिए क्या बन गया बच्चा? बीपी बन गया। और जैसे ये बीपी बना, ये वापस किसको दिया गया? ए को दिया गया। और जैसे मिस्टर ए के पास बी आर आ गया, आफ्टर रिसीविंग द बिल, मिस्टर ए हैज ऑप्शन। उनके पास कितने ऑप्शन होते हैं? वो बिल को लेकर क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा था रिटेन कर सकते हैं, मैंने कहा था रिटेन कर सकते हैं बच्चों, बिल डिस्काउंट कर सकते हो, बिल इंडोर्स कर सकते हो, या सेंड फॉर कलेक्शन कर सकते हो, सेंड फॉर कलेक्शन। यहां तक तो आपको अभी हमने डिटेल में बताया था ना, ये 4 ऑप्शन होंगे। और जैसे ही उसके बाद ऑप्शंस हुआ,
उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, जैसे ऑप्शन हुआ, उसके बाद बिल या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा। ऑनर्ड होने का मतलब है टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, नो मोर ग्रश, नो मोर लड़ाई, नथिंग विल हैपन। और अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, डिसऑनर्ड होगा तो ऑप्शन आप ध्यान में रखोगे, उसी तरह करना है। और डिसऑनर्ड के बाद फिर क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस आएगा, और नोटिंग चार्जेस के बाद फिर आपका रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा। और रिन्यूअल ऑफ बिल होने के बाद बच्चा फिर से क्या होगा, लास्ट में फिर से ऑनर्ड या डिसऑनर्ड हो सकता है। और अगर ऑनर्ड हो गया तो नो प्रॉब्लम, कहानी विल बी एंड हियर। और अगर डिसऑनर्ड होता है तो उसके बाद हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, इंसॉल्वेंसी। समझ में है कि नहीं है? एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अभी तक हम लोगों ने सारे स्टेप सीखे हैं कि कैसे क्या करना है। अब हमें थोड़ा सा जनरल सीखने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज थोड़ा सा जनरल भी करते हैं, ठीक है ना, कि जनरल अगर हमें करनी है तो किस तरह से किया जाए, राइट? चलो इसको ध्यान से देखना बच्चों, अगर कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज 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 कमेंट करो बच्चों, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, और पूरा डाउट आपको 100% क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना? देखो बेटो यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना आप लोग। यहां पे मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। यहां पे आप देखोगे इन द बुक्स ऑफ बी, और यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप। ये स्टेप क्यों लिख रहा हूं, अभी देखो मैं जनरली सिखा रहा हूं कि ए की बुक में क्या जनरली होगी, बी की बुक में क्या जनरली होगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे बच्चों, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना? सबसे पहला स्टेप याद करो क्या था, शुरुआत कहां से हुई थी, जब ए ने बी को गुड्स सेल किया था, राइट? तो जब ए ने गुड्स बी को सेल किया था तो पहली ही स्टेप जो हमारी थी यहां पे, फर्स्ट स्टेप में हमारा था सेल। और मान लो हमने सेल किया था 1 जनवरी 24 को, ध्यान देना 1 जनवरी 24 को ए ने सेल किया था किसको, बी को। अब यहां पे देखो बेटा कि अगर, आई होप कि सबकी गारंटी अच्छी है, गारंटी पे ध्यान देना, राइट? जैसे ही ए बी को गुड्स बेचता है तो इसका मतलब क्या होता है, दो अकाउंट जनरली, देखो आप हमेशा याद रखना, जब भी बेटा आप कोई जनरली करते हो तो हमेशा कुछ चीजें याद रखना। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप जनरली करते हो, जनरली करने के लिए कुछ स्टेप हैं जो दिमाग में हमेशा आप रखोगे। जब भी आप कोई जनरली पास करने जा रहे हो तो पहले यहां पे देखो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब हर जनरली में कोई अकाउंट्स तो इन्वॉल्व होगा ही, चाहे कि कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन है, एनीथिंग, कुछ भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व को आइडेंटिफाई करो आप, ठीक है ना? आप ये दिमाग में बैठा लो कि अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, राइट? जैसे मान ले फॉर एग्जांपल यहां पे ए ने बी को बेचा है सामान, राइट? तो ए यहां पे जब गुड्स सेल कर रहा है बी को, तो किसको बेच रहा है बच्चों, बी को बेच रहा है, राइट? ये पहला चीज बी को, और सेल किया है तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, सेल हो गया, याद रखना आपको। और एक चीज और मैं यहां पे बता दूंगा थोड़ा शॉर्ट में, ये जनरली का बेसिक क्लास नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यहां पे चार चीजें आप ध्यान रखना, जो चार चीजें मैं बता रहा हूं, एक रखना आप एसेट, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा इनकम, और चौथा लायबिलिटी। एसेट को क्या करना बेटा, एसेट हमारी डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस को डेबिट रखना, इनकम को क्रेडिट, और लायबिलिटी को क्रेडिट। मतलब ये, इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट में भी बता दे रहे हैं। एसेट मतलब ऑलवेज, यहां पे ध्यान रखो, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है जब भी कोई आपको ऐसे एक्सपेंस दिख रही है तो आप समझना कि मैक्सिमम 99.99% हमेशा वो एक्सपेंस डेबिट होगा। जब कभी अगर किसी एक्सपेंस को कैंसिल करना होता है तभी क्रेडिट करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको एक्सपेंस दिखा ये समझ जाइएगा कि आपको हमेशा डेबिट करना है। कोई भी इनकम दिखा तो ये समझ जाना आप कि हमको ऑलवेज
क्रेडिट करना है। तो ये दो चीजें आपको तो पता चल गई कि एक्सपेंस मतलब हमेशा डेबिट होता है, इनकम मतलब क्रेडिट होता है। ये दो चीज बच्चा हमेशा याद रखना, ये फिक्स्ड है, समझ में है कि नहीं, ये चेंज नहीं होता। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर? तो एक्सपेंस का मतलब ऑलवेज डेबिट, इनकम का मतलब ऑलवेज क्रेडिट। जैसे ही कोई आप एसेट देखोगे, एसेट का नेचर क्या होता है? एसेट का नेचर होता है डेबिट बैलेंस। जब भी आपको लगे कि बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट कर देना, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देना। ये चीज याद रखना। उसी तरह से एसेट्स का नेचर अगर डेबिट होता है तो लायबिलिटी का नेचर उसका उल्टा क्रेडिट होता है, और क्रेडिट में भी अगर है तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करो, और डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करो। ये ध्यान में जरूर रखना बच्चों आप, ठीक है ना? तो चलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, पहले आप ये पता लगाओ कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है। तो हमने पहले देखा अकाउंट्स, इसके अंदर में क्या है, जब ए बेच रहा है, ए सेल कर रहा है गुड्स बी को, तो यहां पे ए किसको सेल कर रहा है? बी को। तो एक हो गया बी, और किस बी को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो दूसरा हो गया सेल। अब देखो, जैसे ही आपको ये पता चल गई, तुरंत आप यहां पे पता लगाओ कि इनमें से एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी, मतलब यहां पे आपको पता लगाना क्या ये एसेट है, इसमें कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा उसमें इनकम है, और कौन से इसके अंदर में लायबिलिटी है। ये चारों में से कुछ तो होगा। तो जैसे ही आप देखो, ये पता लगाओ एसेट और एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी है। ये बी क्या है? बी को ए ने सेल किया है, तो बी से बाद में पैसे लेने हैं, इसलिए बी एसेट है, और सेल क्या होता है? इनकम है। ए के लिए सेल क्या है बच्चा? इनकम है, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना ए के लिए, तो ए के लिए सेल क्या हो गया? इनकम हो गया। और मैंने अभी क्या कहा था कि इनकम को जब भी आप देखोगे ऑलवेज क्रेडिट करोगे, तो देखो आपका ये क्रेडिट हो गया। और ए आपकी एसेट है, क्योंकि बी आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि बी से पैसे लेने हैं। एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे डेबिट करना है, तो यहाँ पे बी को डेबिट करना है, राइट? आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक आपको 11 में सब कराई गई होगी। फिर भी अभी मैंने इसको बताया, जनरलिटी की क्लासेस जब हम बताते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में और जाएगा। तो इसके बुक में क्या गारंटी हो गई बच्चों? ध्यान देना, इसकी बुक में गारंटी हो गई बी से पैसे लेने हैं, तो यहां पे लिखा गया बी अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखा जाएगा टू सेल अकाउंट, और यहां पे हमने लिखा 10,000 रुपए, तो यहां पे हमने लिख दिया 10,000। उसी तरह से अब बी के बुक में आओगे, बी ने क्या किया? परचेस किया है। किससे परचेस किया? ए से। तो एक आइटम इसके लिए परचेस हो जाएगा, राइट बच्चों? यहां पे लिखोगे परचेस। और किससे खरीदा है? ए से, तो यहां पे दूसरा अकाउंट हो गया इसका ए अकाउंट। अब आपको मालूम है परचेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को मैंने क्या कहा था? ऑलवेज डेबिट होता है। तो परचेस को जैसे आपने देखा उसको डेबिट करना है, और ए को बाद में ये पैसे देगा, तो इसके लिए क्या है? बी के लिए ए लायबिलिटी है, यस और नो? तो इसीलिए लायबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, तो क्रेडिट करोगे तो यहाँ लिखो टू ए अकाउंट, और यहाँ पे भी अमाउंट लिखोगे आप 10,000 एंड 10,000। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, पहली गारंटी जो हमारी थी बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आवर फर्स्ट स्टेप इज ओवर। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सेल, सेल होने के बाद याद करो बच्चों, हम लोग क्या बोलते थे? जैसे ही सेल हो जाएगा बी आर ड्रॉ होगा, तो यहां पे हमने लिखा बी आर ड्रॉन, बी आर ड्रॉन। और बी आर ड्रॉन का डेट हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि वही उसी डेट में हुआ था, तो यहां पे मैंने रखा 1 जनवरी 24 बी आर ड्रॉ हुआ। अब यहां पे देखो, बी आर जब ड्रॉ हुआ, बी ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद ए के पास बिल आ गया। तो ए को जब बिल मिल रहा है, तो एक तरह से ऐसे याद रखो, अगर बी को कैश मिलता बच्चों, अगर ए को बी से कैश मिलता, तो अगर ए को कैश मिलता तो यहां आप जनरली क्या लिखते? कैश अकाउंट लिखते, कैश अकाउंट डेबिट करते। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया है? बी ने। बी पहले एसेट था, नहीं रहेगा तो इसे क्रेडिट करते। तो यहां पे आप क्या लिखो? टू बी अकाउंट लिखते ना, और अमाउंट कितना लिखते? 10,000 रुपीज। तो यहां पे हम लिखते 10,000। तो देखो समझ लो, ए को क्या मिला है? बी आर नहीं मिलके कैश मिला है। तो अगर ए को कैश मिल रहा है तो कैश उसके लिए डेबिट होगा, राइट? कैश एसेट है, अगर एसेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट होनी चाहिए। और बी दे रहा है, बी पहले एसेट था अब नहीं रहेगा, योर बी इज गोइंग डाउन, राइट? तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है। कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। तो यहां पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट होता अगर ए को कैश मिलता, राइट? बट ए को यहां पे कैश नहीं मिलके बेटा बिल मिला है, तो यहां पे जनरलिटी क्या बन गई? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। अब यहां पे देखो, अब आते हैं बी के बुक में, राइट? अब यहां पे बी देखो, ऐसा सोचो कि बी पेमेंट कर रहा है कैश में। किसको पेमेंट कर रहा है? ए को कर रहा है। तो अगर ए को पेमेंट कर रहा है बी, तो ऐसे सोचो कि बी को ए को दे रहा है, तो ए पहले इसकी लायबिलिटी थी अब नहीं रहेगी। तो यहां पे जनरलिटी क्या होगा बच्चों? ध्यान दो,
यहां पे जनरेटिव हो गई आपकी, ए को दे रहा है तो ए अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। अगर ये कैश देता तो कैश हमेशा जाने से क्रेडिट करा जाता है, तो यहां पे आप 2 कैश लिखते हैं और अमाउंट कितना लिखते हैं 10,000, राइट। यहां पे 10,000 लिखा जाता है। आई होप समझ में आया। तो अगर बी कैश देता तो ए को डेबिट करता और कैश उसका क्रेडिट होता, क्योंकि मैंने पहले कहा था बेटा जब कैश आएगा तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, याद रखना हमेशा। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट करके याद रखो। कैश हमेशा इस तरह से याद रखना, आया मेरा है, जा रहा है दूसरे का है, इसलिए आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। आया समझ में। अगर मान लो कैश देते तो कैश क्रेडिट होगा, लेकिन कैश नहीं दे रहा है, बी क्या दे रहा है, बिल्स पेबल। मैंने कहा था ना कि बी के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, तो इसीलिए बी के बुक में एंट्री हो जाती है ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप बच्चों यहां तक क्लियर हो रहा है आपको। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो जरूर एकदम ध्यान से देखना और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। चलो याद करो, मैंने कहा था पहले सेल होगा, बीआर ड्रॉन होगा, जैसे बीआर ड्रॉन होगा वो बिल किसके पास आ जाएगा, ए के पास, और जैसे ही ए के पास आएगा ए के पास ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन, याद है ना। तो यहां पे आप दूसरा, ठीक है, यहां पे डेट ऑप्शन याद रखना, क्या याद रखना बेटा, ऑप्शन, और डेट वही मान रहा है कि 1 जनवरी 24 को ही ए ने बिल भेजा था, तो 1 जनवरी 24 को ही ए को बिल मिल गया जिस दिन सेल हुआ था, तो ऑप्शन भी उसी दिन हमने रखा है। अलग डेट भी ऑप्शन का हो सकता है, राइट। पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला था बच्चों कि हो सकता है, पहला ऑप्शन है कि रिटेन किया जाए, मतलब ये रिटेन बिल हो। रिटेन बिल होने का मतलब क्या होता है कि ए ने बिल लेकर आया, ए के बाद बिल आए, ए अपने वाइफ के पास गया और वाइफ से कहा इसको एक काम करो बाबू, इसको लेके जाओ आप और इसको कबर्ड के अंदर में रख दो, राइट। किसके अंदर में, कबर्ड के अंदर रखने बोला, ए ने अपने वाइफ से कबर्ड में रखने बोला, तो उसकी जनरली मान लेते हैं, तो क्या वो बोलेगा, अलमारी में बोला गद्दे के नीचे रख दो, होता है ना, बेड होता है, बेड के नीचे रखने बोला, तो अगर बेड के नीचे रखने बोला तो क्या गारंटी हम ये मार सकते हैं, बेड के नीचे अकाउंट डेबिट और बिल चला गया बेड के नीचे, तो यहाँ पे 2BR इस तरह करेंगे, ये एंट्री हम लोग मार सकते, चलो राइट, ये कर लेते हैं। नहीं बेटा ऐसा एंट्री कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेड के नीचे अगर वाइफ ने ले जाके रखा तो बेड के नीचे अकाउंट डेबिट, अगर अलमीरी में रख दिया तो अलमीरा अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं पर भी रखोगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ए के बुक में कोई भी गारंटी रिटेन के लिए नहीं की जाएगी, राइट। अब दूसरा चीज बी के बुक में क्या होगा सर, अच्छा ये बताओ, क्या जब मैंने अपनी वाइफ को, ए ने अपनी वाइफ को कहा कि ले जाके अलमारी में रख दो या बेड के नीचे रख दो, तो क्या ए उसी वक्त बी को फोन लगाएगा और बोलेगा जानते हो मेरी वाइफ ने ये बेड बिल को कहां रखा है, इसको ले जाके तकिए के नीचे रखा है, क्या ये बोलने वाला है, नहीं बोलेगा ना। तो बी को कोई मतलब नहीं आप बिल कहां रखते हो, बिल को बेटा हमेशा ड्यू डेट में बी को जरूरत पड़ेगी बिल के लिए, उससे पहले बी को कोई मतलब नहीं आपने बिल को कहां रखा है, इसीलिए रिटेन की एंट्री ना तो ए के बुक में होगी ना तो बी के बुक में होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ध्यान से देखना, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है सो डेफिनेटली वो आपकी दूर हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन खाली इसको ध्यान से पढ़ते रहना, समझ में आएगी नहीं पढ़ोगे बेटा, जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ोगे आई कैन टीच यू, आई कैन गाइड यू बट आई कैन नॉट स्टडी फॉर यू, राइट। तो ये ध्यान में रखना, पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है, अपने माँ बाप के लिए करनी है, समझ में आया कि नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जानते हो क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखना, आप जो भी डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, आप जो भी करते हो ना, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, उससे पहले एक काम करो, करने से पहले कुछ भी आप करने जा रहे हो ना, जस्ट आप डू वन थिंग, यू क्लोज योर आईज, यू डू वन थिंग, यू क्लोज योर आईज, अब क्लोज योर आईज एंड देन व्हाट यू डू, दुनिया में ब्लॉक एवरीवन, ब्लॉक योर फ्रेंड, ब्लॉक योर नेबर्स, ब्लॉक योर गर्लफ्रेंड, ब्लॉक योर बॉयफ्रेंड, खाली अपने मम्मी और पापा के फेस को सामने रखो, फील करो, फील योर मदर एंड फादर विथ योर क्लोज आईज दैट दे आर देयर, वो आपके आंख के सामने दिखने चाहिए। अगर वो आपके आंख के सामने दिख रहे हैं और उनको देखते हुए आप जो डिसीजन ले रहे हो, और सोचो कि क्या आपके डिसीजन, आपने जो कर रहे हो, आप जो आगे स्टेप लेने जा रहे हो,
उस स्टेप से आपके पेरेंट्स के आंख में आंसू आने वाले हैं, या खुशी के आंसू आने वाले हैं, या दुख के आंसू आने वाले हैं। अब याद रखना, ये गारंटी है बच्चों कि अगर आप ऐसा डिसीजन लेने से पहले करते हो, आंख बंद करके अपने मम्मी पापा और अपने पेरेंट्स जो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उनका चेहरा एक बार देख लेते हो, तो आप जिंदगी में कभी भी रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा सकते। राइट? तो मेक माई वर्ड, टेक माई वर्ड कि दिस विल नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। इफ यू आर डूइंग दैट, आप कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते और आपकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल बनने वाली है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि अगर माँ बाप का चेहरा कोई देखता है और उसे फील करता है ना, तो कभी दुनिया में गलत हो ही नहीं सकता। समझ में आया? याद रखना आप, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला हूं, पढ़ाई कर रहे हो तो दिल लगा के पढ़ो, और इतना पढ़ो कि दुनिया बोले वाह क्या पढ़ाई किया इसने। चलो बच्चों आगे आते हैं। रिटेन हो गया। रिटेंशन के बाद अगर मान लो वो ऑप्शन नहीं लिया, तो मैंने क्या कहा था, बिल डिस्काउंटेड होगा। ध्यान रखना बेटा, अगर बिल डिस्काउंटेड है, अगर ये बिल डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंटेड काउंटेड, अब मान लो बिल डिस्काउंटेड का सेम डेट हो सकता था 1 जनवरी को। मान लो इसने बिल जो डिस्काउंट किया वो 4 फेब को किया, 4 फेब 24 को किया, और वहां पे डिस्काउंटिंग चार्जेस मान लो लग रहा है एट द रेट ऑफ, अच्छा चलो डिस्काउंटिंग चार्ज परसेंट बाद में कैलकुलेशन सिखा देंगे। मान लो उसने डिस्काउंट किया यहां पे बिल को, अब बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, मान लो आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस 500 रुपए लगे, जो मैंने एग्जांपल में लिया था। ओके, सेम डेट में किया है। अब यहां पे देखो, बिल जब डिस्काउंट किया गया तो ए किसके पास गया था, बैंक के पास। राइट बच्चों? तो जब वो बैंक के पास गया तो ए ने अपना क्या दे दिया, बिल दे दिया ना। तो मान लो आप किसी को कैश देते हो तो कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पे बिल दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2BR हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और आपने BR दे दिया बैंक को तो 2BR हो गया, और आपके अकाउंट में क्या आ गया, पैसे आ गए। तो यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। राइट? ध्यान में रखना, BR का वैल्यू आपके कितने थे, 10,000। बैंक ने आपको दिया कितना अकाउंट में, 9,500 रुपए। अब आपको क्या लगा कि 10,000 के बदले में आपको 9,500 मिल रहा है, तो 500 का लॉस हुआ ना बेटा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट। तो आप यहां पे लिखोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, अमाउंट कितना डालोगे, 500 रुपए डेबिट कर दोगे। आई होप समझ में आया ना। अब बताओ, क्या ए ने जब बिल को डिस्काउंट कराया तो बी को फोन करके बोलने वाला है, भाई मैंने बिल को डिस्काउंट कर लिया, मेरा बिल बैंक के पास है? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो बी को कोई मतलब नहीं है आपने ड्यू डेट से पहले बिल को कहां रखा, किसको दिया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसकी कोई भी एंट्री बी के बुक में नहीं होगी। ये भी आपको क्लियर हुआ बच्चों? ध्यान में देना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमारा ये स्टेप हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या है, बी के बाद सी। अगर मान लो आपने रिटेन भी नहीं किया, आपने बिल डिस्काउंट भी नहीं किया, तो आपने क्या किया, इंडोर्स किया। तो मान लो इंडोर्समेंट ऑफ बिल हुआ, ऑफ बिल टू सी। सी को आप दे रहे हो, राइट? सी कौन है, आपका क्रेडिटर है, और सी को मान लो आपने दिया। राइट बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। मान लो आपने सी को बिल इंडोर्स किया। सी कौन था, आपका क्रेडिटर था, याद है ना। जब सी आपका क्रेडिटर था, जो कि लायबिलिटी थी, राइट, लायबिलिटी थी, अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हो तो अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी। मैंने कहा था ना, लायबिलिटी कौन सी बैलेंस होती है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होती है। जब डिक्रीज होगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहां पे मान लो सी को आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहां पे सी आपका डेबिट हो जाएगा, सी अकाउंट डेबिट। मान लो आपको सी को देने थे 10,000 रुपए, और आपने BR दे दिया 10,000 का, तो 2BR कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो यहां पे जनरेटी क्या हो गई, सी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। राइट? और मान लो बच्चे, और क्या हो सकता है, अगर मान लो सी को आपको देना था सी अकाउंट डेबिट, मान लो 11,000 रुपए आपको सी को देने थे, और सी ने कहा भाई आप मेरे को बिल दे दो, और जो 11,000 देने हैं वो सेटल हो जाएगा, मतलब आपको और उसे नहीं देने पड़ेंगे। तो सी, लेकिन आपकी लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हो रही है बच्चों, 11,000 से। आपने BR कितने का दिया, तो यहां पे लिखोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 10,000 रुपए का आपने बिल दिया, तो बाकी आपको तो फायदा हो गया ना। इसको बेटा बोला जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव, और यहां पे आपको आ जाएगा 1,000 रुपए। ये भी समझ में आ गया बच्चों। दूसरा और क्या हो सकता है, एक और का ऑप्शन समझ लो। मान लो आपको सी को देने थे 9,500 रुपए, इसको ध्यान से देखना बेटा। अगर सी को देने थे 9,500, तो यहां पे सी अकाउंट डेबिट करोगे,
सी अकाउंट डेबिट 9,500 रुपए, वो भी फुल सेटलमेंट में आप सी को दे रहे हो, मतलब इसके बाद और आपको सी को नहीं देना है, लेकिन आपने बिल दे दिया है कितने का, 10,000 रुपया इन फुल सेटलमेंट। तो मान लो सी आपका 9,500 रुपए और यहां पे बिल आपने कितने का दिया है, 10,000 रुपए का। इसका मतलब 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं उसे, 500 रुपया आपके लिए क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो यहां पे आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और ये 500 रुपए यहां पे आ जाएंगे, राइट। फिर यहां पे सवाल आता है क्या बी को आप बताओगे जब आपने बिल इंडोर्स कराया, नहीं, तो इसलिए बी के बुक में इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप यहां तक बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा ऑप्शन जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखते जाना बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, बट अगर ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कहां तक देख लिया था बच्चा, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था बिल इंडोर्स तक की एंट्री कर ली थी। ऑप्शन चल रहा है हम लोगों का, ऑप्शन में बिल इंडोर्स हमने कर लिया था। अब देखो यहां तक देखो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन में हमने क्या किया, अभी ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा चल रहा है, ऑप्शन में हम अगर रिटेन होगा तो क्या एंट्री होगी, ए की बुक में, ए और बी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर बिल डिस्काउंट होगा तो ए की बुक में होगी, बी के बुक में एंट्री नहीं होगी। अगर आपने इंडोर्स किया तो ए की बुक में क्या एंट्री करना है और बी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। चौथा स्टेप क्या होता है बेटा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप लिखोगे डी, और चौथा ऑप्शन था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये ध्यान में रखना बच्चा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन होगा। अब देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, ए के पास टाइम नहीं थी, ए बहुत बिजी था, वो क्या किया, बिल लेके किसके पास गया, बैंक के पास, और बैंक से बोला ये आप रखो कलेक्शन के लिए, और जब ड्यू डेट आएगा तो आप जाना बी के पास और कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। यही बोला है ए ने बी को, बैंक को। तो जब आप बैंक के पास गए तो आपने बैंक को क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो यहां पे आप लिखोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहां पे आपने 10,000 दे दिया बिल का, और ये जो दिया है कलेक्शन करने के लिए दिया है ना, तो यहां पे लिखोगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे 10,000 रुपए, और इसकी भी एंट्री किसके बुक में नहीं होगी, बी के बुक में नहीं होगी। यहां तक आपको समझ में आया हम लोगों ने जो किया है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, सेल हमारी एंट्री हो गई, दूसरा बी आर ड्रॉन हो गया, तीसरी हो गई ऑप्शन, ऑप्शन में चारों ऑप्शन हमने सीखे हैं, और उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, ऑनर्ड या डिसऑनर्ड। तो अब यहां से थोड़ा सा ऑनर्ड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां पे ध्यान दो, सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। तो यहां तक हमारी ये एंट्री पूरी हो गई है। अब हमको देखना है क्या, ऑनर्ड या, अब हमें जो स्टेप देखने हैं बच्चा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या था, हमारा फोर्थ स्टेप था ऑनर्ड। तो यहां पे अब हम बात करेंगे ऑनर्ड की, ठीक है। ऑनर्ड का जो डेट होगा, याद है हमने कहा था बेटा, ध्यान देना, ऑनर्ड कब होगा, बिल ड्रॉ हुआ था मान लो 1 जनवरी 24 को, 3 महीने के लिए 3 दिन ग्रेस, तो ये आएगा 4/4/24। तो ये जो ड्यू डेट है वो हो गया 4/4/24, ये हमारा बिल का ड्यू डेट है। अब जैसे ही ये ड्यू डेट आएगा तो बिल जिसके पास भी होगा वो बिल लेकर जाएगा। मैंने कहा था ना, याद रखना कि जिस दिन बिल ड्यू डेट आएगा उस दिन किसके पास बिल था, उसी के हिसाब से एंट्री होगी। अगर रिटेन्ड होगा, डिस्काउंटेड होगी, अगर इंडोर्स होगा या सेंट फॉर कलेक्शन होगा, उसके हिसाब से एंट्री होगी ड्यू डेट में। अब मान लो ड्यू डेट आया, तो जैसे ही आपके ड्यू डेट आएंगे बेटा, ड्यू डेट कौन से डेट में आएगा, ये आपका ड्यू डेट का डेट होगा क्या, ध्यान दो, डेट होगा 4/4/24। और जैसे ही ड्यू डेट आएगा आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, मतलब बिल किसके पास था, पेमेंट लाने कौन जा रहा है, उसके हिसाब से एंट्री आपको मारनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी देखेंगे, राइट। तो मान लो ये पहला ऑप्शन था, मान लो बिल रिटेन था, ध्यान देना बेटा, अगर वो बिल रिटेन था, तो अगर वो बिल रिटेन था तो बिल किसके पास था, ए के पास था। पैसा लाने कौन गया, ए गया। तो जब पैसे लाने ए गया बी के पास, ए को पैसे मिल गए, यस। ऑनर्ड का मतलब होता है बच्चों पैसे मिल गए। तो ए को जब पैसे मिले
तो यहाँ पे ए अकाउंट ए को जब पैसे मिल गए तो ए को पैसे मिल रहे हैं, यस और नो बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ए ने उसे क्या दे दिया वापस, बिल दे दिया, तो यहाँ पे लिखोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ए को यहाँ पे 10,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर हो गया। आया समझ में बच्चों। अब आ जाओ बी के बुक में, बी को वापस क्या मिल गया, उसका बिल मिल गया, और इसने क्या पेमेंट किया, पैसे दिए, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा टू बैंक अकाउंट, राइट, और यहाँ पे आपके 10,000 और यहाँ पे 10,000। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सबको। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन, अगर मान लो ये रिटेन नहीं रहा, बिल डिस्काउंटेड था, क्या था बच्चों, डिस्काउंटेड बिल था, तो अगर ये बिल डिस्काउंटेड था तो पैसे लाने कौन जाएगा, बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा, और बैंक को पैसे मिल गए, यस सर, ऑनर्ड होने से बैंक को पैसे मिल गए। अब बताओ बैंक को जब पैसे मिल जाएंगे तो क्या वो ए के पास मिठाई के डब्बा के साथ मिठाई के डब्बे भेजेगा और बोलेगा थैंक यू सो मच, आपने मिस्टर बी इतना अच्छा इंसान था, उसको मेरा पैसा मिल गया, खुशी की बात है, ऐसा कुछ बैंक नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे दिए थे और बैंक को उसके पैसे मिल गए, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला, राइट। जब उसको खुशी की बात है तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा, राइट। इसका मतलब है ए को नहीं बताएगा, ए के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, राइट बच्चों। और देखना दूसरी बात, तो जब बैंक इसके पास लाने गया, बी के पास पहुंचा, तो बी के वापस क्या आ गया उसके पास, बीपी आ गए, तो बीपी अकाउंट डेबिट हुआ ना बच्चों, तो यहाँ पे डेबिट हो गया, और इसने पैसे दिए ना, तो बीपी टू बैंक, तो इसके बुक में एक ही एंट्री होगी ऑनर्ड में, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, बिल्स पेबल हमेशा उसके पास आएगा और पेमेंट करेगा, तो बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक, एनी ऑप्शन पॉसिबल, कोई भी ऑप्शन हो, राइट बच्चों। देखते हैं अभी हम लोग तीसरा ऑप्शन, अगर मान लो डिस्काउंटेड नहीं होता तो क्या होता बच्चा, इंडोस्ड होता, राइट। आपने इंडोस किसको किया था, सी को किया था, आपने इंडोस अपने क्रेडिटर को किया था, क्रेडिटर पेमेंट लेने गया, क्रेडिटर को क्या पैसे मिल गए, हाँ सर, ऑनर्ड हो जाने से क्रेडिटर को पैसे मिल जाते हैं। तो बताओ क्रेडिटर को पैसे मिल गए तो क्रेडिटर के ही तो पैसे थे, क्योंकि क्रेडिटर को तो आपको पहले उसने सामान दे दी थी, तो अगर क्रेडिटर उसके पैसे मिल गए तो क्या वो ए को बताएगा, कोई इंफॉर्मेशन क्या शेयर करेगा या फोन करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेटा इंडोस्ड अगर बिल ऑनर्ड होता है तो उसकी एंट्री ए के बुक में नहीं होती, राइट। इसके बुक में क्या होगी, हाँ, जब क्रेडिटर्स के पास आएगा तो इसको क्या वापस दे देगा, बिल पेबल दे देगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और ये पेमेंट फिर वापस करेगा तो बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक एंड बीपी टू बैंक यहाँ पे एंट्री की जाएगी। आया समझ में कि नहीं है। अब आता है फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में यहां पे हम लोग करेंगे क्या बच्चों, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है आपने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, बैंक गया बी के पास, और बी ने जब पैसे दिए तो लाके आपके अकाउंट में डाल रहा है, मतलब ए के अकाउंट में डाल रहा है, तो ए का बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना बच्चों, हाँ, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो इसलिए ए के बुक में एंट्री करनी पड़ेगी, तो बी बैंक अकाउंट डेबिट, और किस वजह से बढ़ा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे लिखोगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। क्यों, क्योंकि देखो आपने जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया था बेटा ऊपर में, तो आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन को यहाँ पे डेबिट किया था, अब उसी को आपको यहाँ कैंसिल कर देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन आप करोगे, और यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000 जाएगी, और इसके पास क्या वापस आएगा बेटा, बिल पेबल वापस आएगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा 10,000 और यहाँ पे भी लिखा जाएगा 10,000। मतलब ये कि जब भी बिल ऑनर्ड होगा बी के बुक में कोई एंट्री चेंज नहीं होगी, हर चारों केसेस में बिल्स पेबल टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक एंड बिल्स पेबल टू बैंक ही करनी है। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, आज तक अभी हम लोगों ने जो किया है बच्चों, ये ऑनर तक किया है, बिल ऑनर तक, और ऑनर तक ही आपको सीखना है, उसके बाद हम लोग डिसऑनर की जब करेंगे तो डिसऑनर के बारे में भी सीखेंगे। आया समझ में बच्चों। चलिए, अगर मान लो इसी को हम स्टेप से अब थोड़ा एक फॉर्म मतलब एग्जांपल से दिखा दें तो ज्यादा बेटर होगा, राइट बच्चों। तो थोड़ा सा एग्जांपल से अगर हम लोग करते हैं तो देखो कैसे करेंगे, लेट्स सी टू इट। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ध्यान दो। जैसे यहां देखो मैंने लिखा बच्चों, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स
for rupees 10,000 on 1st January 24 to Mr. B. Mr. A sold goods for rupees 10,000 on 1st January 24 to Mr. B and draws a bill for the same for 3 months. राइट बच्चों, फॉर 3 मंथ, ये 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ. राइट, द बिल was honored on due date under following cases. ध्यान देना, यहां पे मैं कुछ केस दे रहा हूं. पहला केस रिटेन्ड है, दूसरा देखो बच्चा रिटेन के बाद दूसरा, अगर रिटेन्ड है तो क्या करोगे एंट्री, अगर रिटेन्ड है या डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड बिल, और यहां पे मैंने दे दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस रुपीज 400. तीसरा ऑप्शन था इंडोर्स टू सी क्रेडिटर, सी ले लेता हूं, इंडोर्स टू क्रेडिटर सी in full settlement of rupees 10,500. और चौथा ऑप्शन हो सकता है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ये 4 ऑप्शंस हैं, मतलब चारों ऑप्शंस के हिसाब से आपको जेनेटी पास करनी है इन द बुक्स ऑफ A and in the books of B. तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शंस करते हैं बच्चों, ध्यान देना. यहां पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं. पहला केस था केस 1, बिल रिटेन्ड था बिल हमारा, उसके हिसाब से एंट्री पास करनी है. यहां देखो मैंने लिखा स्टेप, यहां पे लिखा ए, और ये मैंने लिखा बेटा बी. ए के बुक में और बी के बुक में. देखो पहला स्टेप क्या था, सेल है बेटा, तो यहां पे आप लिखोगे सेल. किसने बेचा, ए ने, तो ए किसको बेच रहा है, बी को, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. कितने का सेल हुआ है, 10,000, तो यहां पे आप लिखोगे 10,000. और बी ने परचेस किया है ना, तो यहां पे आप लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखोगे ए अकाउंट, और यहां पे भी लिखोगे 10,000. पहला केस समझ में आ गया, पहला केस का सेल स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप हमारा लिखना है बेटा बी आर ड्रॉन, और ये सेल हुआ था 1 जनवरी 24 को. बी आर ड्रॉन भी हुआ है 1 जनवरी 24 को. अब देखो ए के बुक में क्या एंट्री होगी, ए को बी आर मिलेगा, कैश, जैसे अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी लिखते, तो कैश की जगह में क्या आएगा बेटा, बी आर आएगा. तो बी आर अकाउंट डेबिट लिखोगे, और यहाँ पे बी लिखोगे, तो टू बी अकाउंट लिखोगे आप, और यहाँ पे वापस आप लिखोगे 10,000, और यहाँ पे लिखोगे 10,000. इसने ए को दिया ना, तो ए जो लायबिलिटी था अब नहीं रहेगी, तो ए अकाउंट डेबिट बेटा, और क्या दिया इसने, बिल्स पेबल, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे लिखोगे आप 10,000 रुपीज. आया समझ में कि नहीं है. तीसरा स्टेप ध्यान दो बेटा, अगर मान लो ये नहीं हो, सॉरी थर्ड स्टेप हम लोग आ गए. अब थर्ड स्टेप में बेटा आ गया ऑप्शन, याद करो
पहला बिल सेल होता था, सेल के बाद बी आर ड्रॉन होता था, और बी आर ड्रॉन होने के बाद जैसे बिल आता था ऑप्शन ध्यान में रखते। और कितने ऑप्शन मैंने कहा था? 4 ऑप्शन। लेकिन अभी हम लोग जो एंट्री मार रहे हैं वो कौन से ऑप्शन को लेके कर रहे हैं? बिल रिटेन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिल रिटेन, पहला ऑप्शन हम इसी को लेके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल रिटेन्ड। अब देखो जैसे मैंने कहा बिल रिटेन, तो ए अगर अपना बिल को कहीं पर भी अपनी वाइफ को ले जाके बोला कि रख दो, तो क्या उसकी कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। तो ए की बुक में कोई एंट्री नहीं, और बी की बुक में भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। याद है मैंने कहा था। अब जैसे ही ऑप्शन हो जाता, अब फोर्थ स्टेप क्या था यहाँ पे बेटा? फोर्थ में ड्यू डेट अब आएगा, तो बिल या तो ऑनर्ड होता या तो डिसऑनर्ड होता। लेकिन यहाँ पे बिल क्या था बेटा? ऑनर्ड था। और जैसे मैंने कहा था कि बिल ऑनर्ड हो या डिसऑनर्ड हो, जब ड्यू डेट आएगा तो पहले आप ऑप्शन देखोगे, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था बेटा? रिटेन ऑप्शन था ना। तो यहाँ पे रिटेन के हिसाब से ध्यान में रखना कि बिल किसके पास था? ए के पास था। पैसा लाने कौन जाएगा? ए जाएगा। ए को पैसे मिल गए, यस। तो ए को जब पैसे मिले हैं तो यहाँ ए लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? और ए जब गया था बी के पास पैसे लेने, तो ए ने उससे पैसे लिए और उसके बिल उसको वापस कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आप लिखोगे 10,000। क्लियर हो गया? और इसके पास वापस क्या है? बिल्स पेबल आया, तो बीपी अकाउंट डेबिट हो गया। और यहाँ पे लिखोगे क्या? टू बैंक अकाउंट। तो इसके पास भी 10,000 यहाँ पे आ गए। देखो पहला केस बच्चा हमारा क्या था? यही था ना जिसको हम लोगों ने क्लियर किया। ध्यान से देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 टू मिस्टर बी एंड ड्रॉ अ बिल फॉर द सेम फॉर 3 months। द बिल वाज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो हमारा रिटेन वाला सिचुएशन हमने कर लिया। अगर यहाँ पे बोल रहा है अगर बिल डिस्काउंट होता विद डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 400, तो हम कैसे एंट्री मारते? देखो बेटा, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं जिसके हिसाब से एंट्री आपको माननी है, राइट? अब देखो अगर मैं मानता कि बिल डिस्काउंटेड हुआ है, चलो केस 2 लेते हैं। अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 ध्यान दो, बिल डिस्काउंटेड था बच्चों, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है? और कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस था? 400 रुपीज। ये आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस था। यहां पे ध्यान दो, फिर मैंने यहां लिखा स्टेप, यहां पे मैंने लिखा ए और यहां पे लिखा हमने बी। फिर ऐसे स्टेप लिखेंगे, राइट? पहला स्टेप क्या था बच्चों? हमारा सेल था। तो यहां पे आप सेल लिखोगे, राइट? सेल जब लिखोगे, अच्छा हाँ, यहां पे ऊपर में एक डेट लिख लेना बेटा। मैच्योरिटी डेट क्या था? 4/4/24 था। तो मैच्योरिटी डेट आपका उसी दिन ऑनर्ड या डिसऑनर्ड हो रहा है। अब देखो पहला स्टेप सेल था, तो ए ने सेल किया बी को, तो यहां पे लिखोगे बी अकाउंट डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे टू सेल अकाउंट। और अमाउंट आपने कितना लिखा? 10,000, और यहां पे लिखा 10,000, राइट? यहां पे क्या लिखोगे? परचेस हो रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। और यहां पे किससे खरीदा? ए से, तो टू ए अकाउंट करोगे और आप यहां पे भी डालोगे 10,000 रुपीज। पहला स्टेप 1 जनवरी 24 को हमारा हो गया, पहला सेल के बाद। बेटा दूसरा स्टेप क्या था? बी आर ड्रॉन था ना, तो बी आर ड्रॉन में बी आर मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट, और बी आर अकाउंट डेबिट, और इसने क्या, ए बी जो डेटर था नहीं रहेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? ए जो इसकी लायबिलिटी थी अब नहीं रहेगी, तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसने क्या दिया? बिल दिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपीज, और यहाँ पे भी आप लिखोगे 10,000 रुपीज। देखो सेल हो गया, बी आर ड्रॉन हो गया। थर्ड स्टेप, अब बिल ए के पास जैसे ही आएगा, उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन। तो अब उस चारों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में क्या है? डिस्काउंटेड है, तो हम लोग यहाँ पे 1/1/24 लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन बेटा जैसे आता है, हमें जानना है ये ऑप्शन हमने कौन सा यूज किया था? बिल डिस्काउंटेड का, तो यहाँ पे आप लिखोगे बिल डिस्काउंटेड, राइट? तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड का लिखेंगे। अब देखो बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? ए जो है बिल लेके किसके पास गया? बैंक के पास, और बैंक उसने अपने बिल दे दिए, राइट? तो यहाँ पे बी आर चला गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल गया बच्चों? 10,000 का। और बैंक तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करेगा, क्योंकि वो तुमसे पैसे तुमको देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और बैंक ने तुम्हें डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 काट के दिए हैं,
तो यहाँ पे बैंक में तुम्हारे 9,600 रुपए जमा हुए, और जो लॉस तुम्हारे लिए हुआ होता है उसको क्या बोलते हो बेटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हो ना। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके कितने हो गए, 400 रुपए। तो जनरेटी क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अच्छा, मैंने कहा ना कि जब आप बिल आ जाएगा आपके पास, बिल को कोई भी ऑप्शन में, चाहे वो रिटेन करते हो, डिस्काउंट करते हो, इंडोर्स करते हो या सेंड फॉर कलेक्शन करते हो, तो क्या आप बी को बताओगे, बी को क्या उसको मतलब है कि आपने बिल को कहां और कैसे रखा, नहीं मतलब है। इसलिए बेटा कोई भी ऑप्शन जब आप यूज करते हो तो उसकी कोई गारंटी बी के बुक में नहीं होगी। तो देखो बी आर सेल हो गया, बी आर ड्रॉन हो गया। याद है मैंने कहा था कि ये आपका डेट है, ये आपका फर्स्ट जनवरी 24, आपका 4/4/24 है। तो ये ड्यू डेट, पहला आपने क्या किया, यहां पे सेल कर लिया। दूसरा में आपके पास क्या हुआ बच्चों, सेल किया आपने, उसके बाद बी आर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ऑप्शन आपने यूज कर लिए। अब ऑप्शन में आपने यहाँ पे क्या किया, बिल डिस्काउंट कर लिया। अब बिल डिस्काउंट कर लिया तो ये बिल बैंक के पास रहने वाला है, और कब तक रहेगा, जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आ जाता। और जब ड्यू डेट आएगा तो बिल क्या होगा, या तो ऑनर्ड होता है या तो डिसऑनर्ड होता है। तो हम लोग डिसऑनर्ड तो नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑनर्ड। और जब भी आप ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन बिल किसके पास था, तो ये बिल डिस्काउंटेड था ना, तो ये बिल आपके पास डिस्काउंटेड था, मतलब ये बिल बैंक के पास था, मतलब बैंक ही पैसा लेने जाएगा। राइट बच्चों, तो चलो अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन करते हैं, ऑनर्ड वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनर्ड, और ऑनर्ड का डेट क्या होगा, 4 अप्रैल होगा। तो 4 अप्रैल 24 को बिल ऑनर्ड या डिसऑनर्ड करना है हमें। तो यहाँ पे ऑनर्ड हो रहा है, जैसे ही ऑनर्ड होगा हमें ऑप्शन ध्यान में देना है। और ऑप्शन यहाँ पे क्या था बच्चा, याद करो, ये बिल क्या था, डिस्काउंटेड था। राइट, ये बिल डिस्काउंटेड था। अगर ये बिल डिस्काउंटेड था तो बिल किसके पास थे, बैंक के पास। पैसा लाने कौन गया, बैंक गया। तो क्या बैंक को पैसे मिल गए, यस सर। ऑनर्ड हो जाने से बैंक को पैसे मिल गए। तो क्या वो एक को बताएगा कि हाँ पैसे मिल गए, नहीं बताएगा। इसलिए बेटा जब भी डिस्काउंटिंग हो, ऑनर्ड बिल हो और डिस्काउंटेड बिल हो, तो बी ए के बुक में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। लेकिन बी के पास तो बिल आया ना, तो यस सर, तो यहाँ पे इसको बिल मिला तो बीपी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैंक। तो यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000, तो बीपी टू बैंक करके ये आपकी एंट्री हो जाएगी। सेकेंड आपको ऑप्शन समझ में बच्चों। अब आते हैं थर्ड केस में। देखो थर्ड केस हमारा क्या था, इंडोर्स टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,500। अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं जहां पे बिल को इंडोर्स किया गया। राइट, बिल को इंडोर्स किया गया। चलिए थर्ड केस हमारा आ गया। थर्ड केस, केस 3 है बेटा। केस 3 में क्या था, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। और यहां पे फुल सेटलमेंट में कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कितना रुपए का, 10,500 रुपए का। चलिए अब यहां पे देखो बच्चा, यहां पे अगेन आप स्टेप लिखोगे, इसके बाद ए के बुक, यहां पे लिखेंगे बी के बुक में। यहां पे हमने लिखा स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या था, सेम वही होने वाला है, हर सम में वैसे ही करना है। सेल 1 जनवरी 24 को, यहां पे हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट और यहां हो जाएगा सेल, और अमाउंट कितना होगा बेटा, 10,000 और यहाँ पे 10,000। इसने परचेज किया है ना, तो इसके बुक में हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है, ए से, तो ए लायबिलिटी हो गई। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 एंड 10,000, ये भी हो गई बच्चों। अब दूसरा स्टेप क्या था, बी आर सेल हो गया, तो अब आएगा बी आर ड्रॉन, और डेट नहीं कुछ बोला है तो उसी डेट में होगा। अब ए के पास क्या आएगा, बी आर आएगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट करोगे आप, और यहां पे क्या कर दोगे, टू बी अकाउंट करोगे। कितने रुपए, 10,000, और यहां पे लिखोगे 10,000। इसने ए को दिया ना, ए पहले लायबिलिटी थी अब नहीं रहेगी, तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। और इसने क्या दिया, बिल पेबल, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 10,000 एंड 10,000, ये भी हो गया आपको। राइट, जैसे ये हुआ बेटा, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, याद करो, ऑप्शन। ऑप्शन में मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन में क्या होता है,
कि देखना है बिल क्या हुआ, रिटेन हुआ है, डिस्काउंटेड, इंडोस क्या हुआ। तो ये बिल बेटा इंडोस हुआ है। तो अगर इंडोस हुआ है तो ये बिल किसको दिया गया, सी को, जो कि क्रेडिटर था। तो सी ए के लिए क्रेडिटर था, तो ये ए ने क्या किया, बिल उसे दे दिया, तो बिल तो अब चला जाएगा। तो टू बिल रिसीवेबल लिखा जाएगा बेटा, कितने का बिल, 10,000 का, राइट। किसको दिया, इसने सी को दिया, तो सी अकाउंट डेबिट, कितना देना था, 10,500 रुपए देना था ना, या सुनो, और बी आर चला गया 10,000 का। इसका मतलब है आपको देना था सी को 10,500, बट आपने उसको कितने दिए बेटा, 10,000 रुपए, मतलब 500 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव और 500 रुपए, बट इसकी कोई भी एंट्री बी के बुक में नहीं होगी। तो देखो, पहला सेल हो गया, बी आर ड्रॉन हो गया, ऑप्शन हो गया, ये हमारा इनिशियल में हो गया। फिर आएगा ड्यू डेट, जैसे ही ड्यू डेट आएगा बच्चा, फोर्थ वाला एंट्री, बिल या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा। तो हम लोग कौन सी एंट्री मार रहे हैं, ऑनर्ड की, राइट। ऑनर्ड की एंट्री मार रहे हैं, कौन से डेट में, 4 अप्रैल 24 को। जैसे बिल ऑनर्ड होगा, ऑप्शन देखना है। ये ऑप्शन क्या था बेटा, हम लोग देखेंगे इंडोस बिल था, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडोस बिल, राइट। ये इंडोस बिल था, इसका मतलब ये बिल किसके पास था, तुम्हारे क्रेडिटर सी के पास था। पैसा लाने कौन जाएगा, सी जाएगा। क्या सी को पैसे मिल गए, यस सर। तो जब सी को पैसे मिल गए तो क्या वो ए को बताएगा, नहीं बताएगा, इसलिए ए के बुक में कोई एंट्री नहीं। और इसके पास हमेशा क्या आएगा, बिल पेबल वापस आ जाएगा, और ये पेमेंट करेगा ना, तो बीपी टू बैंक। तो हर सिचुएशन में जब भी बेटा बिल ऑनर्ड होता है, बी के बुक में सेम एंट्री होने वाली है, बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक। अब यहां भी देखो बीपी टू बैंक किया हमने, यहां भी देखो बीपी टू बैंक किया हमने, ऊपर जाओगे यहां पे देखोगे, इस सिचुएशन में भी देखो बीपी टू बैंक किया हमने। मतलब जब भी बिल ऑनर्ड होता है बेटा, हमेशा बी के बुक में सेम एंट्री होगी, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हमारा देखो थर्ड केस भी खत्म हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग फोर्थ केस में। किसमें, फोर्थ केस क्या था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, केस 4। तो यहां पे अब केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जैसे हमने देखा बिल सेंट फॉर कलेक्शन बेटा, तुरंत आप फिर से वहीं पे देखो, यहां पे हम स्टेप लिख रहे हैं, यहां पे ए के बुक में लिख रहे हैं, ये बी के बुक में लिख रहे हैं, राइट। इसको ध्यान देना। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सेल होता है। तो यहां पे हमने लिखा सेल 1 जनवरी 24 को ए ने बी को बेचा है, तो बी अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पे आप लिखोगे टू सेल। तो यहां पे लिखा जाएगा 10,000 और यहां पे भी लिखा जाएगा 10,000। बी ने परचेस किया है, तो यहां पे परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, ए से, तो टू ए अकाउंट, और यहां पे भी लिखा जाएगा 10,000 एंड 10,000। ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे सेल हो गया बेटा, अब बी आर ड्रॉन किए जाएंगे। पहला स्टेप सेल था, दूसरा स्टेप बी आर ड्रॉन था, और बी आर ड्रॉन का सेम डेट है 1/1/24 को। तो अब देखो ए को बी आर मिलेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। किसने दिया बेटा, बी ने, तो बी जो डेटर था अब नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बी अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे आप, 10,000 रुपीज, और यहाँ पे भी लिखोगे 10,000 रुपीज। आए समझ बच्चों, यहां तक पूरी तरह से क्लियर हो गया। और बी पेमेंट किसको कर रहा है, ए को, तो यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। क्या दे रहा है, बिल पेबल, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, और अमाउंट होगा 10,000 एंड 10,000। ये भी समझ में आ गया बच्चों। बी आर ड्रॉ हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, ऑप्शन। तो तुरंत हम लोग आएंगे बेटा ऑप्शन में। ऑप्शन कौन सा था, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, याद है ना। ऑप्शन में बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन था। इसका मतलब है ए ने बिल को सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो जैसे ए भेजेगा बिल को, तो इसका बिल तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बी आर अकाउंट, और यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000, और यहाँ पे आप लिखोगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, यहाँ पे भी आप लिखोगे 10,000। क्या बी को कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। थर्ड स्टेप भी हो गया बच्चों। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, फोर्थ स्टेप हमारा था बच्चों ऑनर्ड। और जैसे ही आपका बिल ऑनर्ड होगा, कौन से डेट में होगा, 4 अप्रैल 24 को होगा। और जिस दिन भी आपका बिल ऑनर्ड होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। और ऑप्शन में क्या था, ये बिल डिस्काउंटेड था, राइट। बिल इंडोस बिल था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन था। तो ये आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, सेंट फॉर कलेक्शन। इसका मतलब है बिल किसके पास था,
बैंक के पास। पैसा लाने कौन गया? बैंक। बैंक लाके आपके अकाउंट में पैसे जमा करेगा, यस। तो आपके बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए। और किस वजह से आया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, उसकी वजह से आया। तो देखो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट था ना बेटा, अब उसी को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे करोगे टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, और यहाँ पे भी 10,000। और इसके पास क्या वापस आया बेटा? बिल्स पेबल आया, तो यहाँ पे लिखोगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी लिखाएगा 10,000 और यहाँ पे भी लिखाएगा 10,000। तो इस तरह से देखो हर सिचुएशन में बी के बुक में बीपी टू बैंक ही हो रहा है जब भी बिल ऑनर्ड होता है। आया समझ में कि नहीं है? तो यहां तक आई होप हम लोगों ने ऑनर्ड तक का काफी अच्छे से सीखा है। आप अगर घर में जाओगे ये जनरल पूरा अच्छे से अपने कॉपी में होना चाहिए, और कॉपी में होने के बाद फिर वापस ये सारे एग्जाम्पल आप फिर से करो, और फिर अपने बुक से भी करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आए समझ में बच्चों? अगर ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से करते हो तो ये आपको पूरी क्लैरिटी देगा। एक बार आप जाके इसको जरूर घर में फॉलो करो, ठीक है ना? बाय देन, बाय बाय।